हाय फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के प्रोविज़न जो आईआर कोड के चैप्टर 9 में दिए हैं। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2T और 2ZH में दी है रिस्पेक्टिवली। ले ऑफ मीन्स फेलियर, रिफ्यूज़ल, इनहिबिट और इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट ऑन गिवन रीज़न। इन कारणों से अगर कोई एम्प्लॉयर काम नहीं दे पा रहा है अपने वर्कर्स को, तो वो ले ऑफ की कैटेगरी में आता है। फॉलोइंग रीजंस नेमली कोल, पावर या रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, या फिर स्टॉक्स का अक्यूमुलेशन, मशीनरी ख़राब हो जाना, या नेचुरल कैलेमिटी। तो ओवरऑल ये देख के आपको भी समझ आ रहा है ऐसे रीज़न जो एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है, आउट ऑफ हिज कंट्रोल हैं। ऐसे रीजंस के कारण अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, वो भले ही आधे दिन का हो या 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ एक प्रोविज़न है, वो हम आगे देखेंगे ड्यूरेशन को लेके। इस केस लॉ में आरबीबीए मिल्स सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था ले ऑफ कंपनसेशन और स्टैंडिंग ऑर्डर्स अलग चैप्टर से गवर्न होते हैं। सो दैट इज टू से कि ट्रिब्यूनल को ये राइट नहीं है कि ले ऑफ अवॉइड किया जा सकता है, नहीं बेटर मैनेजमेंट को लेके, बेटर बिजनेस टैक्टिक्स करके ले ऑफ अवॉइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, वो ट्रिब्यूनल को डिसाइड करने का पावर नहीं है। अगर ले ऑफ कंपनसेशन दिया गया है, प्रोविजन फॉलो किए गए हैं, तो इट वोंट बी अ क्वेश्चन कि ले ऑफ सही है या गलत है, सिर्फ प्रोसीजर चेक करना है। डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन है कि कोई वर्कर काम पर आता है, उसके 2 घंटे के अंदर उसे एम्प्लॉयमेंट या काम नहीं दिया जाता, उसे ले ऑफ कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल 9 बजे की शिफ्ट है, बंदा आ रहा है और 11 बजे तक कोई काम नहीं मिल रहा उसे, तो ले ऑफ कंसिडर किया जाएगा उस दिन के लिए। प्रोवाइडेड कि अगर सेकेंड हाफ में उसे बुलाते हैं, सेकेंड हाफ में काम कराते हैं, तो सिर्फ हाफ डे ले ऑफ काउंट होगा, फुल डे नहीं काउंट होगा। प्रोवाइडेड फर्दर कि सेकेंड डे बुला के भी सेकेंड डे भी काम नहीं दे पा रहे हैं, तो हाफ डे ही ले ऑफ काउंट होगा, सेकेंड डे के उसे फुल वेजेस मिलेंगे, बिकॉज उसका एक तरह से पूरा दिन ही ख़राब हो गया। आप यू डिड नॉट हैव वर्क, स्टिल आपने उसे वापस बुलाया, दैट वाज ऑन यू। आधे दिन का उसे फुल वेजेस मिलेंगे, बाकी आधे दिन ले ऑफ काउंट होगा। तो मूविंग ऑन टू रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस otherwise as a punishment inflicted by disciplinary action and does not include 5 फर्दर रीजन दिए गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में रिट्रेंचमेंट वो होता है कि काम कम होने पर या वर्कर्स ज़्यादा होने पर, जब किसी भी नंबर ऑफ वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया जाता है, उसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। देन सुरजीत कांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये असम का केस है। इसमें 1970 में कोर्ट ने कहा था, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सर्विस आप टर्मिनेट कर रहे हैं, जैसे आपके रूल्स ऑफ सर्विस एज इन जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जो रूल्स हैं, उसके तहत आप सर्विस टर्मिनेट कर रहे हैं, उसे रिट्रेंचमेंट नहीं कहा जाएगा। जैसा कि डेफिनेशन में सामने ही लिखा गया, अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। एंड फर्दर रीजंस जो एक्सक्लूड होते हैं रिट्रेंचमेंट से, डेफिनेशन में दिए हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट, देन आपकी एज, सुपर एन्युएशन की एज होने पर रिटायरमेंट हो जाना, देन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होना, या फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो टर्म ख़त्म हो जाना, या फिर कंटिन्यूड इल हेल्थ के कारण। इन 5 रीजंस के कारण सर्विस टर्मिनेट की जा रही है, वो भी रिट्रेंचमेंट के स्कोप में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट में ये कहा गया था कि एवरी एम्प्लॉयर हैज़ राइट टू रीऑर्गेनाइज हिज बिजनेस। वो सीधी सी बात है, कोई भी एम्प्लॉयर अगर उसके पास काम नहीं है या वो सोचता है कि वो कम
स्टाफ को लेके भी बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। तो ही हैज़ राइट टू ले ऑफ रिट्रेंच अ नंबर ऑफ पीपल, सॉरी मैं शायद ले ऑफ बोल दिया। बस बोनाफाइड रीज़न होना चाहिए, विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए कि किसी लेबर से कुछ और खुन्नस है, दुश्मनी है या अदर रीजंस के कारण उसे रिट्रेंच किया जा रहा है। देन फर्दर हम इन 3 सेक्शंस में ले ऑफ के प्रोविज़न पढ़ेंगे। फर्स्ट सेक्शन 65 इनके एप्लीकेशन बताता है, जो 3 सेक्शन है जो प्रोविज़न्स बताते हैं कि किन इंडस्ट्रीज़ पे, सेक्शन 65 बताता है किन इंडस्ट्रीज़ पे ले ऑफ के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। 3 ऐसे केसेस दिए हैं जो एस्टैब्लिशमेंट इससे फॉल आउट करते हैं। पहला, जहाँ पे 50 से कम वर्कर्स हैं, और ये जो 50 वर्कर अपन देखेंगे पिछले महीने में एवरेज जो एम्प्लॉयमेंट था, एवरेज एम्प्लॉयज़ जहाँ पे 50 से कम थे वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेकेंडली, सीजनल कैरेक्टर के जो एस्टैब्लिशमेंट है, फॉर एग्जांपल फायरवर्क्स फैक्ट्री कह सकते हैं, हालांकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कौन से इंडस्ट्री सीजनल है या नहीं है। थर्डली, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जिस पे चैप्टर 10 अप्लाई होता है, उस पे ये चैप्टर के ले ऑफ प्रोविजन नहीं लगेंगे। चैप्टर 10 में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं ले ऑफ रिट्रेंचमेंट के, जहाँ 300 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ऐसी 3 इंडस्ट्रीज़ पे, 3 इस्टेब्लिशमेंट पे ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। देन सेक्शन 66 बताता है कंटिन्यूस सर्विस क्या है। कंटिन्यूस सर्विस कंप्यूट करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है। पहले तो कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर होती है कि पिछले 12 महीने में वर्कर ने 240 दिन काम किया है, तो उसे कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर माना जाएगा। ये माइंस के केस में 190 है, माइंस जो बिलो द ग्राउंड काम होता है। और 6 मंथ की कंटिन्यूस सर्विस उसे माना जाता है कि पिछले 6 महीने में 120 दिन काम किया है, और वही माइंस के केस में 95, हाफ हो जाता है। अब ये अनइंटरप्टेड सर्विस से माना जाएगा। ये जो 5 रीज़न दिए हैं इन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब इन 5 रीज़न के कारण जो लीव है वो लीव ली गई है तो वापस शुरू से नहीं काउंट करेंगे ये डेज अपन। दे विल not hinder the continuousness of his service. Sickness, authorized leave, legal strike, legal lockout, accident. Then ये जो 240 दिन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें ये फॉलोइंग 4 लीव्स इंक्लूड किया जाएगा। परमिटेड ले ऑफ, पेड लीव, देन डिसेबलमेंट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम करते फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में किसी का अगर ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण वो एब्सेंट रहना पड़ता है, उसे काम पे नहीं आ पाता। थर्डली, मैटरनिटी लीव। इन 4 तरह की लीव को कंप्यूट करने में काउंट किया जाएगा कि ये कंटिन्यूस सर्विस है या नहीं। देन कंपनसेशन क्या बनेगा। ले ऑफ का कंपनसेशन सेक्शन 67 में दिया है, उनको मिलेगा जो 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस है उससे ज़्यादा कर रहे हैं और जिनका नाम मस्टर रोल पर है, और जो बदली या कैजुअल वर्कर नहीं है। बदली या कैजुअल वर्कर आप जानते होंगे, बदली वो होता है जो किसी अदर वर्कर के जगह पे आता है, अदर वर्कर आ नहीं पा रहा। कैजुअल वर्कर वो होता है जिसे फॉर डे एम्प्लॉय या फॉर पीरियड एम्प्लॉय किया जाता है। तो कंपनसेशन कैलकुलेट होता है ले ऑफ के टाइम पे 50% ऑफ द सैलरी एंड इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस। जितना भी पीरियड वो ले ऑफ करा हुआ है एम्प्लॉय को, ले ऑफ पीरियड में उसको 50% सैलरी मिलेगी और जो उसका अलाउंस है वो वैसा ही रहेगा। फर्दर इट इज़ स्टेटेड दैट अगर पिछले 12 महीने में 45 दिन से ज़्यादा ले ऑफ करना पड़ रहा है एम्प्लॉय को, तो अगर उनके टर्म ऑफ सर्विस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसके बाद उन्हें कंपनसेशन नहीं देना रहेगा। 45 दिन का आपने कंपनसेशन दे दिया,
बस आप उसके बाद कंपनसेशन देने के लिए बाध्य नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए। और 45 दिन से ज़्यादा ले ऑफ करा हुआ है पिछले 12 महीने में वर्कर को, उसके बाद अगर रिट्रेंच करते हैं तो जो कंपनसेशन दिया था उस 45 डे के पीरियड में, वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट नहीं देना रहेगा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। देन सेक्शन 68 सिंपली ऑब्लिगेशन पुट करता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो मस्टर रूल्स मेंटेन करेंगे। देन सेक्शन 69 ये बताता है किन केसेस में कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे वर्कर। 3 रीजंस जहाँ पे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा वर्कर को ले ऑफ किए जाने के बावजूद। फर्स्ट ये है कि अगर वर्कर को ले ऑफ किया जा रहा है लेकिन सेम ओनर की पास में कोई फैक्ट्री है, पास में कोई ऑफिस है, वहाँ पे काम दे रहे हैं विदिन 8 किलोमीटर्स, और वर्कर रिफ्यूज़ करता है ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए। सेकेंडली, ले ऑफ पीरियड में वंस अ डे उसे प्रेजेंट करना रहेगा खुद को काम पे, वंस अ डे उसे आना रहेगा। अगर वो एवरी डे नहीं प्रेजेंट करता खुद को तो भी वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं रहेगा। थर्ड केस है कि ले ऑफ स्ट्राइक या स्लो प्रोडक्शन के कारण हुआ है, वो भले ही स्ट्राइक या स्लो प्रोडक्शन दूसरे पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में हो जिसके कारण यहाँ भी काम नहीं करवा पा रहे हों, इस केस में भी कंपनसेशन देना ज़रूरी नहीं होगा। अब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट के क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं ये सेक्शन 70, 71, 72 में दिया गया है। सेक्शन 70 कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये उन पे ही अप्लाई होगा जो 1 ईयर या प्लस कंटिन्यूस सर्विस में रहे हैं उस इस्टेब्लिशमेंट में, सेम जो ले ऑफ में था 1 साल की सर्विस ज़रूरी है। उस केस में ऐसे बंदे को रिट्रेंच किया जाता है तो सबसे पहले तो 1 मंथ का एडवांस नोटिस या 1 मंथ की सैलरी देनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इमीडिएट इफ़ेक्ट से उसे रिट्रेंच कर रहे हैं तो नेक्स्ट 1 मंथ की पूरी सैलरी पे करनी रहेगी, या फिर 1 महीने पहले उन्हें एम्प्लॉय को बताया जाएगा कि आपको रिट्रेंच करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली कोई भी एम्प्लॉयर यही सोचता है कि सैलरी दे के ही निकालें, क्योंकि आप 1 मंथ का एडवांस नोटिस दे रहे हैं तो पॉजिटिवली काम होगा नहीं, क्योंकि वर्कर जानता है कि मैं 1 महीने के लिए ही हूँ यहाँ पे, वो नेक्स्ट जॉब ढूंढने में लगा रहेगा, डीमोटिवेटेड रहेगा। तो मोस्टली एम्प्लॉयर्स 1 मंथ सैलरी दे के ही टर्मिनेट इमीडिएट इफेक्ट से करते हैं। देन सेकेंडली, कंपनसेशन देना रहेगा रिट्रेंचमेंट के केस में। ये कंपनसेशन कैलकुलेट होगा 15 डेज ऑफ एवरेज पे मल्टीप्लाइड बाय जितने साल उस वर्कर ने काम किया है। फॉर एग्जांपल, एवरेज सैलरी उसकी जो एट द टाइम बन रही है 1 लाख पर मंथ है, तो 15 डेज़ की सैलरी होगी 50,000, और वो 6 साल से उस इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपए उसे कंपनसेशन देना होगा रिट्रेंचमेंट के केस में। और थर्डली जो कंडीशन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिस देना रहेगा कि इतने वर्कर्स को हम रिट्रेंच कर रहे हैं, इस डेट से कर रहे हैं। ऐसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना रहेगा। ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है किसी भी एम्प्लॉयर को अगर वो रिट्रेंचमेंट करता है तो। देन सेक्शन 71 बताता है कि आप किन बंदों को रिट्रेंच करेंगे। ये सिंपली ये कहता है कि जो आपके ओल्ड वर्कर्स हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उनको रिटेन करिए, लास्ट कम फर्स्ट गो। जो रिसेंट में जो लास्ट एम्प्लॉयड बंदा है, रिट्रेंचमेंट करना है आपको आपके इस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको पहले निकालेंगे आप। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आपके सर्विस एग्रीमेंट में ऐसा अदरवाइज़ नहीं लिखा। लास्ट कम फर्स्ट गो के प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए 2 कंडीशंस हैं। देन सेक्शन 72 ये बताता है
कि रिट्रेंचमेंट के 1 साल के अंदर आपको आपकी इंडस्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में वापस बंदों की ज़रूरत पड़ती है, आप वापस एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो जिन लोगों को आपने रिट्रेंच किया है उनको प्रेफरेंस देंगे, उनको पहला मौका दिया जाएगा कि इफ़ दे आर रेडी फॉर द जॉब, वैकेंसी है हमारे यहाँ, आप आ सकते हैं। इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल, इफ़ दे आर नॉट विलिंग, उसके बाद फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट्स करेंगे। ये रिट्रेंचमेंट के हमने डिस्कस करे। अब सेक्शन 73 ट्रांसफ़र और एस्टैब्लिशमेंट बताता है। कोई एस्टैब्लिशमेंट जैसे ओनर चेंज होता है, कोई कंपनी का सेल होता है, ओनर चेंज होता है, तो उस केस में सारे वर्कर्स को जो 1 साल से ज़्यादा सर्विस में है उस एस्टैब्लिशमेंट में, नोटिस देना रहेगा और कंपनसेशन देना रहेगा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, उन्हें रिट्रेंच करना रहेगा। एक्सेप्शंस दिए हैं किन केस में ये नहीं करना रहेगा। ऐसे हर के मतलब ज़रूरी नहीं है, ये सर्विस नहीं, ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती, उसी केस में आपको रिट्रेंच करना रहेगा वर्कर्स को। जहाँ पे उस वर्कर की सर्विस इंटरप्ट नहीं हुई है, साथ ही उसकी सर्विस के टर्म्स और कंडीशन लेस फेवरेबल नहीं है, इक्वली या ज़्यादा फेवरेबल है, और साथ में नया जो एम्प्लॉयर है उसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देने के लिए बाध्य है, ऑब्लाइज्ड है, अगर फ्यूचर में उसका रिट्रेंचमेंट किया जाता है, कभी करना पड़ता है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई फैक्ट्री का ओनर चेंज होता है, वहाँ पे एक वर्कर है, उस वर्कर को 6 साल हो चुके हैं उस फैक्ट्री में काम करते हुए, अब ओनर चेंज होता है, उसकी सर्विस इंटरप्ट नहीं हुई और सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन भी वही है, वो जो काम कर रहा था पहले आज भी वही कर रहा है, उतने ही आवर्स के लिए कर रहा है, सारी चीज़ें सेम हैं, और मान लीजिए 1 साल बाद उसका रिट्रेंचमेंट करना पड़ता है, तो नया एम्प्लॉयर उसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जब कैलकुलेट करेगा ना, तो 7 साल के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ये नहीं माना जाएगा कि ये ओनर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप 1 साल का है तो 1 साल के हिसाब से कंपनसेशन कैलकुलेट होगा, 7 साल के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये कंडीशन है कि आप ट्रांसफ़र एस्टैब्लिशमेंट के केस में रिट्रेंच नहीं कर रहे हैं। 3 कंडीशंस बताई हमने। देन सेक्शन 86 में जहाँ पे सारी पनिशमेंट दी गई हैं, क्लॉज 3 में पनिशमेंट दी गई है इन चीज़ों का नॉन कंप्लायंस पे। सेक्शन 67, 70, 73 हमारे लिए एप्लीकेबल है। 70 में हमने डिस्कस करा था ट्रांसफ़र एस्टैब्लिशमेंट में क्या चीज़ें फॉलो करनी है। 70 में किया था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और जो प्रोसीजर फॉलो करना है, और 67 में ले ऑफ कंपनसेशन। ये 3 चीज़ें अगर कोई एम्प्लॉयर फॉलो नहीं करता है तो उसे 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है। सो ये थे प्रोविजंस रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ के। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने काफ़ी शॉर्ट रखा है और ये नोट्स आप चाहें मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।